दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 39वां एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम डाइपोल मोमेंट को समझ रहे थे और हमने देखा था कि कैसे हम टॉर्क कैलकुलेट करें अगर मैं किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो वो हमने लास्ट एपिसोड में एनालाइज किया। आज का जो एपिसोड है दोस्तों, इसमें हम उसी सिलसिले में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उसी टॉपिक के ऊपर। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उनको जरा डिस्कस करते हैं। जरा देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, सोचिए मेरे पास ये आपकी कोई XY प्लेन है। X आपकी तरफ है, Y आपका इधर है और ऊपर की तरफ मेरा Z है। ये मेरी Z एक्सिस है। मैंने क्या किया, समय यहां पे एक डाइपोल ले लिया इस तरफ। ये आपका डाइपोल है इस तरफ, P इसका डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। और ये कुछ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। और यहां से जो हाइट है इसकी वो Z हाइट है, ये Z हाइट पे है। फिर हमने क्या किया, एक और डाइपोल ले लिया। Z हाइट ऊपर उतना ही, Z हाइट नीचे हमने एक डाइपोल ले लिया, ठीक है। और वो जो डाइपोल है वो मान लीजिए इस तरफ है। ये मेरा P2 है, ठीक है भाई। ये P1 मान लो, ये P2 मान लो। ये इस तरफ है और ये जो एंगल है ये भी आपका थीटा ही है। अब अपने को क्या करना है, आपको बताना है टॉर्क ऑन P1 ड्यू टू P2। P2 की वजह से P1 पे टॉर्क क्या लगेगा, अबाउट P1 इटसेल्फ, अबाउट P1 के अबाउट, मतलब इसके खुद के सेंटर के अबाउट ही बताना है। कई बार ये नहीं देते हैं अबाउट P1, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या करोगे, इसी के अबाउट बताओगे। फिर जिस पे टॉर्क, जिसका टॉर्क आपको निकालना है उसी के सेंटर के अबाउट फिर आपको बताना होगा। कई बार ये दिया नहीं जाता कि किसके अबाउट आपको बताना है, तो उस केस में आप जो है इसके सेंटर के अबाउट ही बताओगे। तो अब आप टॉर्क को कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली टॉर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताओ जरा। तो अगर मैं बोलूं टॉर्क ऑन 1 ड्यू टू 2, ये जो बनेगा, ये बनेगा P1 क्रॉस E1 क्या होगी, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कैसे निकाले, अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें एक्सप्रेशन पता है। जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, P/4πε0 r³ 2 cos थीटा r कैप प्लस साइन थीटा कैप। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है भाई। अब P2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मुझे, यहां पे क्या होगी, तो वो एक बार आ जाए तो फिर हम टॉर्क निकाल देंगे। तो वो कैसे निकालोगे भाई, ये तो इस तरफ ओरिएंटेड है। तो एक काम करते हैं, क्यों ना इस पूरे को, इस एक्सिस को थीटा रोटेट कर दूं मैं, जो Z एक्सिस, क्योंकि ये जो लेंथ है ना, देखो ना, ये Z है ये भी Z है, तो इसकी टोटल लेंथ, इनके बीच का जो गैप है वो 2Z मान लूं, यहां से लेके यहां तक। ये जो मेरा लेंथ है वो 2Z है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ओरिजिन इसको मान लेता हूं, ठीक है, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं और इसको थीटा रोटेट कर देता हूं। तो अगर मैं इसको ओरिजिन मानते हुए इसको थीटा रोटेट कर दूंगा तो ये जो P2 है ये मुझे वर्टिकल नजर आएगा ऐसे, और ये जो लाइन है ये आपकी कुछ थीटा एंगल पे आपको ऐसे नजर आएगी, ये थीटा एंगल पे आ जाएगी, ठीक है। ये मेरा P2 आ जाएगा और ये कुछ थीटा एंगल पे मुझे ये लाइन नजर आएगी, ये वर्टिकल हो गया, ये आपकी थीटा टिल्ट हो जाएगी। और ये जो P1 है ये फर्दर इससे क्या हो जाएगा, आपका थीटा और टिल्ट हो जाएगा, ये आपका P1 बन जाएगा। सही है भाई, फर्दर इससे थीटा टिल्ट हो गया ये P1 जो है, ठीक है। अब जरा देखिए, तो मैं इसको मान सकता हूं कि ये Z एक्सिस पे रखा हुआ P1। तो देखो ना, बात वही बन गई ना, हमने बस थोड़ा सा रोटेट कर दिया। रोटेट करने से कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, बस इसको हमने Z की तरफ ओरिएंट करा दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है यहां पे, और ये जो डिस्टेंस है ये है हमारी 2Z। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इसकी वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको मैं E1 बोल रहा हूं। तो E1 की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड इसका है P2 डिवाइड बाई 4πε0 2Z का क्यूब, तो 8Z³ बन जाएगा। ये r³ है ना, r डिस्टेंस मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 2Z³, और ऊपर क्या बन जाएगा, 2 cos ऑफ थीटा r कैप का मतलब ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, थीटा r कैप प्लस साइन थीटा कैप। साइन थीटा मतलब ये वाली डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। ये तो मेरा P वेक्टर तो इस तरफ है, ये मेरी r कैप डायरेक्शन होगी, और ये मेरी क्या डायरेक्शन होगी बताओ जरा, ये मेरी थीटा कैप डायरेक्शन होगी। इसके रेस्पेक्ट में मैं देख रहा हूं भाई, तो ये थीटा कैप होगी, ये r कैप होगी, सही है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा,
E1 आ जाएगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस P पॉइंट पे। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो P1 क्रॉस E1 चाहिए, और P1 वेक्टर क्या है बताओ, P1 मेरा इस तरफ है वेक्टर डाइपोल। अब इस वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इसके साथ, तो क्यों ना मैं P1 जो वेक्टर है मेरे पास उसको भी दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दूं। ये जो P1 है इसको एक आर कैप की तरफ ले लो और एक आपका थीटा कैप की तरफ ले लो। तो कैसे लोगे बताओ, ये बन जाएगा जो P1 वेक्टर है दैट विल बी P1, इसका मैग्नीट्यूड बन गया कोस थीटा आर कैप प्लस P1 साइन थीटा थीटा कैप। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो भाई, एक बार देख लीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से तो सब कुछ सही है, एक बार आप फिर से चेक कर लो कोई मिस्टेक ना हो जाए। आई थिंक सब कुछ सही है, ठीक है। हाँ जी, अब बताओ इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है भाई अपने को, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेंगे बताओ। तो P1 क्रॉस E1 अगर आपने को करना है तो P1 क्रॉस E1 विल बी इक्वल टू, यहां से इसका मैग्नीट्यूड कॉमन ले लो ना, P1 P2 कॉमन ही आ जाएंगे भाई। P1 P2 डिवाइड बाई 8 और ये 32 आ गया, 32 पाई एप्सिलॉन नॉट z क्यूब, ठीक है। और अंदर जरा देखिए क्या बनेगा, अंदर है मेरे पास दिस क्रॉस दिस, ठीक है। तो अंदर मैं अगर लिखूंगा तो बन जाएगा कोस थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप क्रॉस 2 कोस थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप। अपने को इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है भाई, ठीक है। और ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं ये आपको पता होना चाहिए भाई। आर कैप थीटा कैप फाई कैप, तो पहला जो वेक्टर है वो है कोस थीटा, फिर यहां पे साइन थीटा, और फाई का कोई कंपोनेंट नहीं है, यहां पे बताइए 2 कोस थीटा और यहां पे साइन थीटा और ये 0, और इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। तो ये क्या आ जाएगा बताओ जरा, आर कैप का कंपोनेंट क्या बनेगा, 0 माइनस 0 0 ही आएगा भाई, माइनस थीटा कैप क्या बनेगा बताओ जरा, दिस 0, ये भी 0 आ जाएगा, एंड प्लस फाई कैप कंपोनेंट क्या बनेगा बताओ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा। एक बार देख लो भाई, सही है। तो मैंने इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया, इट कम्स आउट टू बी माइनस साइन थीटा कोस थीटा फाई कैप। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो बन जाएगा P1 P2 डिवाइड बाई 32 पाई एप्सिलॉन नॉट z क्यूब इनटू साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा एंड माइनस फाई कैप। ये हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क आ गया दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। एक बार जरा कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, बाकी सब कुछ सही है। फाई कैप का मतलब क्या है, फाई कैप का मतलब है आर क्रॉस थीटा करोगे ना तो फाई आएगा, अंदर की तरफ आएगा। इसका मतलब यहां पे जो टॉर्क आएगा वो अंदर की तरफ लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। आप बोलोगे सर लेकिन इस पिक्चर से थोड़ा ना लेना है, अपने को तो इस पिक्चर से देखना है। तो एक ही बात है भाई, इसमें भी अंदर की तरफ ही आएगा, इनटू द पेस, इनटू द बोर्ड, ठीक है। तो इनटू द बोर्ड आपका ये वाला टॉर्क आपको देखने को मिल जाएगा, माफ कीजिएगा माइनस फाई कैप। अभी ये आउट ऑफ द बोर्ड आएगा भाई, क्योंकि आर क्रॉस थीटा कैप करोगे, फाई कैप अंदर की तरफ है ना, ये तो माइनस फाई कैप है ना भाई, तो आउट ऑफ द बोर्ड आएगा। तो आउट ऑफ द बोर्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बस वो इधर हो जाएगा बस। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको टिल्ट करके ही देखा है बस, और क्या है, थोड़ा सो दैट हमारे जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया वहां पे थोड़ा सा सिंपल अपने को नजर आ जाए। तो ये जो टॉर्क है ये आपको नजर आएगा कहां पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको भी जरा देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, पहले मैं इसको रब कर देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जरा देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ मैं मान लीजिए इंटरेक्शन एनर्जी पे लूं। सोचिए मेरे पास दो डाइपोल हैं और दोनों आर डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, वो किधर भी ओरिएंटेड हो सकते हैं। दो डाइपोल हैं और आर डिस्टेंस सेपरेटेड हैं। आपको बताना है कि उनकी इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी, उनकी इंटरेक्शन की वजह से कितनी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो इंटरेक्शन एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, इंटरेक्शन एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, अगर आपको ये देखना हो तो ये कैसे देखेंगे। देखो हम सब लोग जानते हैं और ये मैं डिराइव भी करवा चुका हूं कि अगर कोई डाइपोल है, ये मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और इनके बीच की डिस्टेंस है डी। अगर ये डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हमने रखा है
तो इसकी जो इंटरेक्शन एनर्जी आएगी या सिस्टम के अंदर जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं दोस्तों। आप बोलोगे कहाँ कैलकुलेट किया, तो बेसिक में मैंने आपको बताया था कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। हालांकि आप इसको एक नए सिरे से नए तरीके से इसको आप डिराइव कर सकते हो। कैसे डिराइव करोगे जरा देखिए। मान लीजिए ये 2 पॉइंट हैं और मैं इंफिनिटी से पहले Q1 को ला रहा हूं। यहां पे कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोचिए 1 मिनट के लिए, ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं कोई प्लस Q चार्ज को लेके आ रहा हूं फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, ठीक है, या किसी भी रेफरेंस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके आ रहा हूं। इंफिनिटी से नहीं लेके आते हैं, कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले लो, R0 डिस्टेंस है कोई रेफरेंस पॉइंट, वहां से मैं यहां पे लेके आ रहा हूं। तो आप बताओ मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, Q इंटू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मैं R बोल देता हूं, माइनस पोटेंशियल एट रेफरेंस पॉइंट R0। ये मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल इनटू आप Q कर दो, तो ये आपको वर्क करना पड़ेगा। दूसरा, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं माइनस Q को यहां पे लेके आ रहा हूं, तो माइनस Q चार्ज मेरा यहां पे, तो यहां पे कितना लगेगा बताओ, माइनस Q इंटू पोटेंशियल एट R प्लस डी माइनस पोटेंशियल एट R0, यही तो लगेगा भाई। ये वर्क डन। और लगेगा मुझे अगर मैं माइनस चार्ज को रेफरेंस पॉइंट से यहां पे लेके आना चाह रहा हूं तो। अब बताओ, अब मेरे को दोनों की वजह से देखना नेट पोटेंशियल क्या, नेट वर्क डन क्या होगा दोनों को यहां पे रखने के लिए। तो दोनों को जोड़ दो भाई, तो जब दोनों को जोड़ोगे तो नेट वर्क डन आ जाएगा। तो या आप कह सकते हो कि जो मैंने वर्क किया वो सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी Q इंटू पोटेंशियल एट R माइनस पोटेंशियल एट R प्लस डी। ये मेरे पास वर्क डन हो जाएगा भाई, ठीक है। दिस इज वर्क डन बाय मी। तो आप ये कह सकते हो इतनी एनर्जी क्या होगी, सिस्टम में स्टोर हो गई है। तो इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इट विल बी Q इंटू ई डॉट डी एल R प्लस डी से आप R पे आ रहे हो और माइनस कर रहे हो, माइनस Q इंटू ई डॉट डी एल R प्लस डी से R पे आ रहे हो। तो ये क्या बन जाएगा, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा पोटेंशियल एट R माइनस पोटेंशियल एट R प्लस डी, यही तो बनेगा भाई। इस माइनस ई डॉट डी एल को करोगे, Q बाहर मल्टीप्लाइड है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो भाई इसको, ठीक है, एक ही बात है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको अगर देखना चाहूं तो ये क्या बनेगा बताओ। इसको अगर आप देखना चाहोगे तो ये जो डिस्टेंस है dl, ये तो मेरी d है भाई, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो बन जाएगा माइनस Q, E मेरे इस तरफ है सोचिए, तो माइनस Q इंटू ई इंटू dl की जगह d कर देता हूं कोस थीटा, ये तो आएगा भाई, ठीक है। माइनस इंटू ई इंटू डी इंटू कोस थीटा, ई और डीएल, इसको इंटीग्रेट करोगे तो डी कोस थीटा आ जाएगा ना भाई, ई के साथ एंगल बन रहा है ना थीटा, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या कह सकते हो इतना मैंने वर्क किया है तो ये इतनी एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी दो चार्जेस को यहां पे रखने में, ठीक है, सिस्टम के अंदर। या आप कह सकते हो डाइपोल के पास ये एनर्जी फिलहाल स्टोर्ड है, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो इंटरेक्शन हुई है उससे ये एनर्जी स्टोर्ड है। तो ये क्या बन जाएगी बताओ जरा, ये बन जाएगा Q इंटू डी को P बोल दो, माइनस P डॉट ई लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, माइनस P डॉट ई लिख सकते हो। तो ये एनर्जी जो है स्टोर्ड है। ये कौन सी एनर्जी है, ये इंटरेक्शन एनर्जी इसको बोलिए आप। क्यों भाई, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो रखी थी, उस सेटअप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने डाइपोल को रखा है, तो उससे आपकी एक्स्ट्रा कितनी एनर्जी आपको सिस्टम में स्टोर हुई है, ये वो वाली एनर्जी है। तो सेम यहां पे भी वही करेंगे भाई। जब दो डाइपोल होंगे आपके, तो उनमें एक डाइपोल की वजह से पहले ही कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रखी होगी, वो हमारी ई हो जाएगी, और जो दूसरा डाइपोल आप रखोगे वो आप जो भी आप डाइपोल रख रहे हो उसको आप यहां पे लिखो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जरा देखते हैं, तो इसको जरा समझिए कि कैसे अब हम करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको फॉर्मूला समझ आया कि कैसे हमने इसको डिराइव किया है। यहाँ पे हमने थोड़ा दूसरे तरीके से किया है, पहले हम दूसरे तरीके से डिराइव कर रहे थे, तो इसको आप यहाँ पे जो हमने अभी जो डिराइव किया है उस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो जरा देखिए, अब अगर मैं इसको अगर मैं देखना चाहूं तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि सोचिए मेरे पास एक डाइपोल है P1, वो है मान लीजिए मेरे पास P1, और एक और डाइपोल है
जो है P2, इनकी ओरिएंटेशन आप डिफरेंट डिफरेंट भी ले सकते हो, ठीक है। मुझे इनके इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी स्टोर निकालिए। तो इंटरेक्शन का मतलब क्या है, मतलब इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस P1 में कितने एनर्जी स्टोर है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पे वो इस P2 की वजह से ही तो होगी। तो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी और P1 आ जाएगा, उनसे आप एनर्जी स्टोर निकाल सकते हो। कितनी एनर्जी स्टोर होगी बताओ भाई, वो होगी -P1 डॉट E1 बोल दो इसको। E1 क्या है, इस P2 की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, तो देखा जाए तो ये इंटरेक्शन एनर्जी ही हो जाएगी इस P2 और P1 की। अब सवाल यहां पे यह है कि ये E1 क्या होगा। तो E1 को आप कैसे निकाल सकते हो, E1 को हम जानते हैं भाई, अगर आप ये रेफरेंस डायरेक्शन को ये ले लोगे तो E1 क्या बनेगा, वो बनेगा P2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब 2 कोस थीटा R कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप, यही होगा। इसको आप पहले भी डिराइव कर चुके हो, आपने इसको लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और यहां पे आपने क्या लिखा था, इस P2 को अंदर ले जाओ तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ P2 डॉट R कैप माइनस P2। आई थिंक ये था भाई, एक बार चेक कर ले भाई, ये हमने डिराइव किया था पहले, ठीक है। इस तरह से हम इसको लेके आए थे। ये हमारे पास E1 है, मतलब क्या है बताओ, इस डाइपोल की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी हमने, ठीक है। अब एक काम करता हूं, P1 का इसका साथ डॉट ले लेता हूं भाई, बहुत आसान है ये तो, ठीक है। तो अगर मैं एनर्जी को निकालूंगा U, दैट कम्स आउट टू बी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ये आ गया। अंदर जरा देखिए यहां पे क्या है, 3 P2 डॉट R कैप, और यहां पे R कैप आ गया है माइनस P2 और डॉट P1 कर देता हूं भाई। तो P1 तो आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, डॉट प्रोडक्ट में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है भाई। तो अगर मैं इसको अंदर लेके आऊंगा तो बन जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और यहां पे जरा देखिए P1 डॉट R कैप बन गया भाई ये, ठीक है। तो ये बन गया 3 P2 डॉट R कैप इंटू P1 डॉट R कैप। सही है भाई, एक बार देख लो, P2 डॉट R कैप तो पहले था, P1 डॉट R कैप और आ गया, माइनस P2 डॉट P1। ये हमारे पास क्या आ गया, और इस माइनस को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो ये माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा। ये हमारे पास इंटरेक्शन एनर्जी आ गई है दो डाइपोल की वजह से। अगर एक डाइपोल P1 है और दूसरा P2 है तो उनकी वजह से ये हमारे पास इंटरेक्शन एनर्जी होगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया, तो इसमें कुछ नया नहीं किया हमने सोल्व। अच्छा, दूसरी बात जरा देखो, इंटरेक्शन एनर्जी का मतलब समझिए। इंटरेक्शन एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि भाई इसके जो दो चार्ज रखे हैं उनके लिए पहले एनर्जी निकालो, फिर ये जो दो चार्ज लेके आए हो उनके लिए एनर्जी निकालो, वो वाली एनर्जी नहीं है। इंटरेक्शन का मतलब है पहले ये दो डाइपोल आपने रख दिए हैं, ये दो डाइपोल, दो चार्ज यहां पे रखने में जो एनर्जी खर्च हुई है उसको नहीं कंसीडर करना है। उसकी वजह से जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फिर से ये दो चार्ज और एक्स्ट्रा रखने के लिए कितना आपको वर्क करना पड़ेगा, वो है इंटरेक्शन एनर्जी। तभी तो इंटरेक्शन होगा ना, इंटरेक्शन के लिए पहले से कुछ होना जरूरी है ना, समझिए। तो इसकी फील्ड यहां पे पहले से आ जाएगी, उसके बाद आप जो है दूसरे डाइपोल को लेके आ रहे हो, उसका कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, उससे कितनी एनर्जी स्टोर होगी, वो होगी इंटरेक्शन एनर्जी, ठीक है। इस चीज को आप समझिए। तो मुझे उम्मीद है भैया आपको एक क्वेश्चन समझ आया। चलिए अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एक दो स्टेप और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको जरा देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है उसको जरा देखिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है दोस्तों कि सोचिए मेरे पास ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आई कैप, जे कैप एंड ये है मेरे पास के कैप, ठीक है। अब यहां पे एक डाइपोल रखा है, सोचिए ये है, मान लीजिए मेरे पास माइनस क्यू, ये है मेरे पास प्लस क्यू। तो इसका मतलब ये जेड मेरा जेड कैप डायरेक्शन में मेरा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, और यहां से आर डिस्टेंस अभी एक और चार्ज रख दिया है क्यू। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस क्यू की वजह से इनके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, फाइंड द फोर्स ऑन द डाइपोल, फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू क्यू, क्यू की वजह से कितना फोर्स यहां पे लगेगा,
इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप जरा देखो यहाँ पे, आइडली तो ये होना चाहिए कि इसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और फिर फोर्स निकाल दो इस पे, ठीक है, और उसका आप सम कर दो, या फिर आप इंडिविजुअल फोर्स निकाल दो, प्लस पे कितना लगेगा, माइनस पे कितना होगा, ठीक है। अच्छा ये चीज ध्यान रखना भी डी काफी स्मॉल है इस आर के कंपैरिजन में, और ये जो एंगल है ये थीटा है। तो यहाँ पे अगर आप फोर्स निकालोगे तो एक तरीका तो बिल्कुल बेसिक वाला तरीका है, ठीक है, जो तरीके से आप सोल्व कर सकते हो इसको, दो चार्ज को लेके और इस तरह से सोल्व कर लोगे। एक तरीका जो अभी अभी हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो जो एफ निकल के आएगा, एफ नेट, वो जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी पी डॉट इंटू ई। यही आपने किया था भाई, ये आपके पास फोर्स आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने फोर्स निकाला था कि डेल ऑपरेटर के साथ पहले आप क्या कर लो, डॉट प्रोडक्ट ले लो इसका P का, और उसके बाद फिर E कर दो। तो इस तरह से आप जो है यहां पे F नेट निकालोगे। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस Q की वजह से यहां पे क्या होगी, इस R डिस्टेंस पे यहां पे निकाल दो बस आप। ये भी एक तरीका है जिससे आप सोल्व कर सकते हो, बट एक और तरीका भी तो है ना। आप जानते हो न्यूटन थर्ड लॉ से क्या, कि जो ये इनके ऊपर फोर्स लगाएगा उतना ही ये इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो बेहतर तो ये है कि इस डाइपोल की वजह से यहां पे फोर्स निकाल लो, उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा, दोनों पे डाइपोल पे लगाएगा, और इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमारे लिए आसान है, तो फोर्स निकालना भी आसान हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं r डिस्टेंस पे, दैट विल बी इक्वल टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब 2 cos थीटा r कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस पॉइंट पे। तो अब अगर मैं फोर्स निकालूंगा एट डिस्टेंस r, तो जो फोर्स लगेगा वो इसको Q से मल्टीप्लाई करना है बस, Q इंटू ई हो जाएगा ना भाई, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा QP डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और यहां पे आएगा 2 cos थीटा r कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप। ये आंसर आ जाएगा भाई, सीधा सीधा, बहुत आसान है, ठीक है। तो इस तरह से आप चालाकी से ये कर सकते हो। बट अगर कोई पूछता कि मुझे इसी तरीके से करना है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको अगर आप इस तरीके से करोगे। तो आप इस तरीके से भी जरा सोल्व करने की कोशिश करो कि कैसे हम ये तरीके से, अगर हमें करना हो तो कैसे हम इसको कर सकते हैं। इस तरीके से भी जरा आप दिमाग लगाइए। तो ये आपका होमवर्क है कि आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इस पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है वो हो जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और ये इस तरफ आएगी, रेडियली आउटवर्ड आएगी, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। कौन कौन से दो कंपोनेंट होंगे बताओ, एक इसकी डायरेक्शन में आएगा और एक इसके परपेंडिकुलर आएगा भाई, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये P डॉट ये करके और आपको ये सोल्व करना है भाई। तो कैसे करोगे अब आप दिमाग लगाओ, ठीक है। जो P है वो तो मेरा Z की तरफ ही तो है, तो अगर मैं P को लिखूंगा P इज इक्वल टू Q इंटू डी जेड कैप, तो अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, अगर मैं P को डॉट लूं डेल ऑपरेटर के साथ तो बनेगा Q इंटू डी डेल बाई डेल जेड ही बनेगा, डेल बाई डेल जेड ऑफ E ये बनेगा। और E की जो वैल्यू है, E की वैल्यू जो आएगी, E की वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों, वो बनेगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R को मैं लिख सकता हूं, अगर कार्टेशियन में लिखना होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो R स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है भाई, ये बन जाएगा। और ये माइनस r कैप की तरफ आएगा भाई, इस तरफ। तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या लिखोगे बताओ, ये ओरिजिन है, ये आपका एक्स वाई जेड पे है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को बोलूंगा तो ये जो डायरेक्शन आएगी ये आएगी माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखूंगा तो इसके अंदर बन जाएगा क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे जो आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड पावर हो जाएगी 3/2 एंड ऊपर जो आएगा माइनस कॉमन ले लो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है। क्यू डी को मैं बाहर ले लेता हूं और डेल बाई डेल जेड लेना है मुझे माइनस क्यू, ये माइनस क्यू स्क्वायर आ गया बाहर, ठीक है, क्यू स्क्वायर इंटू डी, और यहां पे क्या बन गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइड बाई
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? तो ये हमारे पास आ गया फोर्स एफ नेट। एफ नेट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है बस, और वेरीफाई करना है कि यहां से जो आंसर आ रहा है और यहां से जो आंसर आ रहा है वो सेम है या नहीं है। ये अब आपको देखना है। आप बोलोगे सर यहां पे तो कोस थीटा साइन थीटा है, तो थीटा निकाल लो ना यार, यहां से कोस थीटा साइन थीटा निकाल लोगे, ठीक है। आप इसको थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर लो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, कोस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू एक्स वाई जेड में निकाल के यहां पे पुट करके, और यहां से भी देख लो क्या बन रहा है, ठीक है। वेरीफाई करना है कि यहां से भी सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, सेम आएगा, ठीक है। अब ये आपको खुद वेरीफाई करके देखना है, ठीक है भाई, ये आपका होमवर्क है। तो दोस्तों हमने आज कुछ 3-4 क्वेश्चंस किए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जो अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, अब हम मटेरियल को पढ़ेंगे। अभी तक तो हम आइसोलेटेड ले रहे थे, एक एटम को ले लिया, उसकी वजह से जो डाइपोल आ रहा है उसको देख लिया। बट जब आप मटेरियल की बात करते हो तो उसमें बहुत सारे डाइपोल बन जाते हैं, बहुत सारे एटम होते हैं ना। सोचे कोई डाइलेक्ट्रिक है, कोई इंसुलेटर है, उसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो एक्सटर्नली, तो सिंगल डाइपोल थोड़े ना है वहां पे तो मल्टीपल डाइपोल बने, बहुत सारे एटम है ना यार, तो हर एटम अपना एक डाइपोल मोमेंट देगा। तो उस केस में आप कैसे फिर एनालिसिस करोगे, उसको फिर हम अगले एपिसोड में करेंगे। तो अभी तक तो हम सिंगल एटम को देख रहे थे, ठीक है, या हम सिंगल मॉलिक्यूल को देख रहे थे, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल को हमने देखा, तो उसमें हमारे पास एक परमानेंट डाइपोल आ गया और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है वो हमने देखा। अब हम मूव करेंगे हमारे पूरे मटेरियल की तरफ और देखेंगे कि मटेरियल पे इसका क्या असर होगा। बट वो आज नहीं करेंगे, वो अगले एपिसोड में शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।